भारत माता की हत्या आपने मणिपुर में की। आप देशद्रोही हो, आप देशभक्त नहीं हो। जो भारत की हत्या की बात पर कांग्रेस पार्टी ने ताली पीटी आज इस सदन में, इस बात का संकेत पूरे देश को दिया कि मन में गद्दारी किसकी है। पूरे देश में आप केरोसिन फेंक रहे हो। आपने मणिपुर में केरोसिन फेंकी और फिर चिंगारी लगा दी। अब आप हरियाणा में कर रहे हो। काश यहाँ पे आप जाके विधवा कॉलोनी में घूम लेते, जहाँ 1984 में आपने सिखों के ऊपर केरोसिन से गले में टायर से साड़ के वो औरतों को विधवा किया। अरे भाई, मौन रखने वाले तो हार गए और वहां बैठ गए। हम तो बोलने वाले हैं, जवाब देने वाले हैं। हमारे प्रधानमंत्री नहीं गए, आज तक नहीं गए, क्योंकि उनके लिए मणिपुर हिंदुस्तान नहीं है। नॉर्थ ईस्ट को इन्होंने खत्म किया है। आगे ये हमने आज अमृतकाल चल रहा है, 75वां साल हो गया और आज भी हम वही एट्रोसिटीज को डिस्कस कर रहे हैं जो उस टाइम डिस्कस कर रहे हैं। इसको पॉलिटिक्स कहते हैं। ये तरीका ठीक नहीं है। लंका को हनुमान ने नहीं जलाया था, लंका को रावण के अहंकार ने जलाया था। प्लीज माननीय सदस्य, ये अविश्वास प्रस्ताव केवल और केवल भ्रांति खड़ा करने के लिए लाया गया है। ये प्रजा की इच्छाओं का प्रतिबिंब नहीं। शर्मनाक वीडियो आया, मैं इसके बारे में भी कहना चाहता हूँ। मान्यवर, ये वीडियो 4 मई के दिन की दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। दुनिया में किसी भी जगह पे, किसी भी स्थान पर किसी महिला के साथ, किसी युवा महिला के साथ इस तरह की घटना समाज के नाम पर धब्बा है। मान्यवर, इसका कोई समर्थन नहीं कर सकता, ना ये सदन कर सकता है, ना कोई पॉलिटिकल पार्टी ना कर सकती है, यहाँ की ना वहाँ की। मेरे मन में एक छोटा सा सवाल मेरे मन में तो नहीं आया, कुछ मीडिया के मित्र जो ऊपर बैठे हैं उन्होंने डाल दिया। उन्होंने मुझे पूछा कि अमित भाई, ये 4 मई का वीडियो संसद सत्र के एक दिन पहले ही क्यों आया? अगर किसी के पास वीडियो था तो वीडियो डीजीपी को देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? मानिए, किसी के पास वीडियो था तो पुलिस तंत्र को देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? उसको सार्वजनिक करना चाहिए क्या? वो महिला के सम्मान की तो सोचो ना जी। इंटेलिजेंस का सवाल नहीं था भाई, वहां उस वक्त इतने हुड़दंग में। एक मिनट, इंटेलिजेंस के पास नहीं आया, मगर आपको देना चाहिए था या नहीं देना चाहिए था? आपको देना चाहिए था या नहीं देना चाहिए? हाँ, दादा का काम टीवी में बताने का है। दादा का काम। मान्यवर, फिर भी मैं टाइमिंग में ज्यादा नहीं जाना चाहता। सुनिए ना भाई, मैं टाइमिंग में ज्यादा जाना नहीं चाहता। मान्यवर, वीडियो किसी के पास भी था, मैं इन पर आरोप नहीं कर रहा हूं, किसी के पास भी था। अगर उसने डीजीपी को दे दिया होता तो 5 तारीख को ही पकड़ गए होते, क्योंकि जिस दिन वीडियो दिया उसी दिन वीडियो की कॉपी पर से हमने फेस आइडेंटिफिकेशन सॉफ्टवेयर का उपयोग करते हुए सरकारों के डेटा के साथ मिलान करते हुए 9 के 9 लोगों को अरेस्ट कर दिया और वो आज ट्रायल फेस कर रहे हैं जेल में। मैं आपके माध्यम से देश की जनता को कहना चाहता हूं, ये परिस्थिति जन्य नस्लीय हिंसा है, इसको राजनीति का मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। और मान्यवर, 3, 4, 5 मैं पूरे देश को बताना चाहता हूं, इस देश के प्रधानमंत्री ने रात को 4 बजे भी मुझे फोन किया है और दूसरे दिन 6:30 बजे मुझे फोन से उठाया भी इस देश के प्रधानमंत्री ने। और ये कह रहे हैं मोदी जी ध्यान नहीं रख रहे। मान्यवर, 3 दिन तक लगातार हमने यहां से काम करने का काम किया। 16 वीडियो कॉन्फ्रेंस करी, 36,000 लोग सिक्योरिटी फोर्सेस सीएपीएफ के वहां पहुंचाए, वायुसेना के विमानों का उपयोग किया, चीफ सेक्रेटरी बदल दिया गया,
डीजीपी बदल दिया गया, सुरक्षा एडवाइजर भेज दिया गया, चीफ सेक्रेटरी भारत सरकार ने भेजा, डीजीपी भारत सरकार ने भेजा, सुरक्षा एडवाइजर भारत सरकार, ये सब 4 तारीख की शाम को समाप्त हो गया था। 3 को हिंसा हुई, 4 तारीख को समाप्त हो गया था। और ये कहते हैं 356 क्यों ना लगाया? 356 तब लगती है जब हिंसा के समय राज्य सरकार कोऑपरेट न करे। हमने डीजीपी बदल दिया, उन्होंने भारत सरकार के डीजीपी को स्वीकार कर लिया। हमने चीफ सेक्रेटरी बदल दिया, उन्होंने भारत सरकार के चीफ सेक्रेटरी भेजे हुए चीफ सेक्रेटरी को। मैं यही कह रहा हूं, समझ न हो तो नहीं आएगी भी। सीएम तब बदलना पड़ता है जब कोऑपरेट न करे। ये सीएम कोऑपरेट कर रहा है। डीजीपी, सुरक्षा सलाहकार, ये सबको हमने बदला है। मान्यवर, गौरव भाई बैठ जाओ यार। कृपया आप इतनी चिंता करो कि मैं आसाम पर न जाऊं। मान्यवर, यूपीए के शासन में वहां नाकाबंदी की जाती थी, ब्लॉकेट लगाए जाते थे। 1 साल में 139 दिन से 30 दिन तक का ब्लॉकेट रहा, 5 साल तक ब्लॉकेट लगे और उस वक्त पेट्रोल के दाम 1200 रुपये तक पहुंचे थे। हमने 28 दिन में पूरा काम पूरा कर रेलवे को वहां पहुंचा है और अबाधित रूप से आज सप्लाई वहां पर चालू है और दामों को बढ़ने लगे, अबाधित रूप से। और इतनी कठिन परिस्थिति थी कि कुकी एरिया में मतई ड्राइवर नहीं जा सकते थे, मतई एरिया में कुकी ड्राइवर नहीं जा सकते। हम आसाम से ट्रक भी लाए, ड्राइवर भी लाए, सेना को भी लगाए और जाकर दामों को हमने कंट्रोल करने का काम किया है। मान्यवर, मैं हिंसा की भी आंकड़े देना चाहता हूं। मैं क्यों कह रहा हूं कि आप राजनीति कर रहे हो, मैं लॉजिक के साथ कह रहा हूं। मान्यवर, अब तक 152 लोग मारे गए, इसमें कोई छुपाने की जरूरत नहीं है। ये सोशल मीडिया के ज़माने में छिप भी नहीं सकता है और हमारा स्वभाव भी छिपाने का नहीं है। मान्यवर, 152 लोग मारे गए, इसकी एनालिसिस क्या है? मई में 107 मारे गए, मई महीने में। आज हम अगस्त में, जून में 30 मारे गए, जुलाई में 15 मारे गए और अगस्त में अब तक 4 मारे गए। मान्यवर, मई में जो 107 मारे गए उसमें से 68 लोग 3, 4 और 5 में पहले 3 दिन में ही मारे गए। मैं इसके माध्यम से ये कहना चाहता हूं मान्यवर कि हिंसा धीरे धीरे कम हो रही है। हम हिंसा में की आग में तेल डालने का काम न करें, हम तेल न डालें। तेल कैसे डाला जाता है मैं बताता हूं। श्री राहुल गांधी जी यहाँ से वहाँ मुलाकात करने, मैं बड़ा स्वागत करता हूँ। संवेदना है, मणिपुर की चिंता है। गए, एयरपोर्ट पर उतरे, उन्होंने कहा कि भाई हमें चूड़ाचांदपुर जाना है। ठीक है भाई, अगले दिन जाने वाले थे, पहले दिन कहा कोई बात नहीं, चाहिए आप जरूर जाना चाहिए। हमने कहा हेलीकॉप्टर से चले जाइए, कि नहीं मैं रोड से जाऊँ। पुलिस ने रोकना पड़ा। फिर 3 घंटे तक ऑल इंडिया लाइव कराकर ये नाटक देश को दिखाया और फिर 4 बजे दूसरे दिन हेलीकॉप्टर से चले गए। भाई हेलीकॉप्टर से चले जाते तो क्या आपत्ति थी, हमने सुरक्षा की पूरी व्यवस्था की थी। परंतु इस प्रकार की काम करने के लिए वहाँ जाना, इसको पॉलिटिक्स कहते हैं गौरव जी। आप वहाँ जाते हैं तो कोऑपरेट करिए। चूड़ाचांदपुर जाने से कोई नहीं रुक रहा, हम हेलीकॉप्टर से भेज रहे हैं। आप जाना नहीं चाहते, नहीं मैं बाय रोड ही जाऊंगा। चलो बाय रोड जाना है, जनता को दिखाना है, तो फिर दूसरे दिन क्यों गए? दूसरे दिन भी न जाते, दूसरे दिन भी गए तो पहले दिन सत्याग्रह दिखाना था। भाई इस तरह की पॉलिटिक्स ऐसी विषम परिस्थितियों में मत करिए। क्या आप मानते हैं, आप क्या मानते हैं कि सरकार को आप इस तरह से परेशान करेंगे, चाहे वहाँ की हो या यहाँ की, और जनता नहीं जानती है? जनता ये सारा जानती है और पहचानती भी है। इसलिए मैं कह रहा था, अधीर रंजन जी चले गए, मैं पॉलिटिक्स नहीं कर रहे तो मैं बताता रहा पॉलिटिक्स करें। मान्यवर, हमने लगभग 14,898 लोगों को अरेस्ट किया है और हर केस की FIR 1106
एफआईआर रजिस्टर कर दी गई। मान्यवर, मैं शांति के लिए किए गए प्रयासों को भी सदन के सदस्यों को बताना चाहता हूं। मान्यवर, पुलिस अधिकारी के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं चल रही? मान्यवर, मैं वहां 3 दिन रहा, 3 रात रहा। मेरे साथी नित्यानंद जी 23 दिन तक लगातार वहां रहे। एमओएस होम मिनिस्टर पहली बार नहीं कोई गया ही, पहली बार मैं ही गया हूं। अब तक कोई नहीं गया है। इतने सारे दंगे मैंने जो बताए, नस्ली इंसाफ, कोई नहीं गया है। एमओएस 23 दिन रहा है, 3 दिन में रहा। मान्यवर, हमने इस सारी की जांच के लिए हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश का एक कमीशन बना दिया है, जिसमें एक आईपीएस और आईएएस अफसर भी है। मान्यवर, अध्यक्ष राज्यपाल महोदय को अध्यक्ष बनाकर शांति समिति को हमने वहां पर प्रस्तापित किया है। 36,000 से अधिक सुरक्षा कर्मी, जहां मतई समूह रहता है, जो कुकी रहता है, बीच में बफर जोन बनाकर खड़े हैं। आज भी गुस्सा शांत नहीं हुआ है, परंतु हिंसा इसलिए कम हुई कि बीच में 36,000 पैरामिलिट्री फोर्सेस दिन रात तैनात है, इसलिए हिंसा कम हुई है। बेहतर इंटर एजेंसी समन्वय के लिए यूनिफाइड कमांड व्यवस्था, क्योंकि वहाँ बीएसएफ भी है, सीआरपीएफ भी है, असम राइफल भी है, सेना भी है, मणिपुर पुलिस भी है। 5 सुरक्षा एजेंसियों के बीच में बेहतर समन्वय के लिए यूनिफाइड कमांड व्यवस्था बना दी गई है और उसकी चेयरमैनशिप यहाँ से भेजे गए सुरक्षा सलाहकार के हाथ में है। इस घटनाक्रम के पीछे षड्यंत्र वाले जो 6 केस रजिस्टर किए, 6 के 6 केस पहले सीबीआई को दे दिए गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने और 11 केस सीबीआई को दिया है। इसके लिए भी एसआईटी आज गठित हो गई है। मान्यवर, पीड़ित और पुनर्वसन पैकेज दिया गया है। सभी मृत्यु वालों को 10 लाख रुपया चुकाने का काम समाप्त हो चुका है। लगभग 30,000 मैट्रिक टन चावल रातों रात पीयूष भाई ने यहाँ से वहाँ भेजा है, जो भी बांट रहे हैं। किसी भी क्षेत्र में मेडिकल सुविधाओं का अभाव न हो, इसलिए भारत सरकार की 8 टीमें अलग अलग एम्स से वहाँ कैंप के अंदर कर दी गई है। कोर्ट में मुकदमों में किसी की एक्स पार्टी सुनवाई न हो, इसलिए चारों प्रभावित जिलों के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के वहाँ वीडियो कॉन्फ्रेंस की सुविधा कर दी है, तो हाईकोर्ट में जाना नहीं पड़ता है, सबकी सुनवाई वहीं से हो रही है। बच्चों का ऑनलाइन एजुकेशन चालू हो गया है। घाटी में 98% स्कूलें खुल गई है, 80% उपस्थिति रहती है। 2% स्कूलों में कैंप चल रहे हैं, वो भी अब अस्थायी शेल्टर बनाने की शुरुआत हमने कर दी है। राहत सामग्री सुलभता से मिले, इसके लिए भी हमने ढेर सारे प्रयास किए हैं। और सुरक्षा की समीक्षा भी हर सप्ताह मैं यहाँ से वीडियो कॉन्फ्रेंस से यूनिफाइड कमांड के साथ करता हूँ। गृह सचिव हर दूसरे दिन करते हैं और डीआई भी हर रोज करते हैं। मान्यवर, इतनी क्लोज वॉच के साथ वहाँ शांति बनाने का प्रयास चल रहा है। मैंने आगे कहा कि पुरानी सरकारों में किसी में 9 महीना हुआ, किसी में 1.5 साल हुआ। मैं इतना जरूर कहना चाहता हूँ मान्यवर, कम से कम समय में ये हिंसा को शांत करने का काम हम कर पाएंगे, ऐसा मुझे भरोसा है। मणिपुर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के 6 साल पूरे हो गए। 6 साल में मणिपुर में एक भी दिन कर्फ्यू नहीं डालना पड़ा। मणिपुर के अंदर एक भी दिन बंद नहीं रहा। मणिपुर के अंदर एक भी दिन ब्लॉकेड नहीं हुआ और उग्रवादी हिंसा लगभग समाप्त हो गई। ये 6 साल का भारतीय जनता पार्टी के शासन का इतिहास था। कई विकास के पंडित कहते हैं नॉर्थ ईस्ट में एयरपोर्ट पहुंच गया, दूरी कम हो गई। कई विकास के पंडित कहते हैं 8 राज्यों में रेल पहुंच गई, दूरी कम हो गई। कई विकास के पंडित कहते हैं इतने 1000 किलोमीटर रोड बन गया, दूरी कम हुई। अरे भाई, दूरी रोड, रेलवे और विमान से कम नहीं होती है, दूरी दिल से कम होती है। मोदी जी ने दिल से दूरी कम करने का काम किया है और नॉर्थ ईस्ट को मेन स्ट्रीम में लाने का काम किया है। आज मैं कहता हूं, ऐसे भी प्रधानमंत्री हैं, मोदी जी को 9 साल हुए हैं, 15 साल और 18 साल प्रधानमंत्री रहे हुए लोग हैं इस देश में जिन पर इनको नाज है और हम पर अविश्वास है।
मगर ये को कभी 50 बार नहीं गए। मोदी जी 9 साल में 50 से ज्यादा बार नॉर्थ ईस्ट के अंदर। ये बताता है कि नॉर्थ ईस्ट इस देश का हिस्सा है, इसका कसक हमारे मन में है। उत्तर प्रदेश से बड़ा भूभाग किस तरह से छोड़ दिया था, आगजनी, टेररिस्ट, नस्ली हिंसाएं, और आप हमारा हिसाब मांगते हो। मान्यवर, अब मैं पूर्वोत्तर की बात करना चाहता हूं। नॉर्थ ईस्ट भी तीसरा हॉटस्पॉट माना जाता था। मान्यवर, हिंसक घटनाएं सेम कालखंड की मैं लेकर आया हूं, फिर से इन लोगों को ऐसा न हो, इसलिए हिंसक घटनाएं 10,000 होती थी, इसकी जगह 3,238 हुई, 68% की कमी। हताहत सुरक्षा बल 397, अब 128, 68% की कमी। मृत्यु नागरिक 2,298, अब 420, 82% की कमी। हर हेड में हिंसा नॉर्थ ईस्ट के अंदर कम हुई। और इसके पहले मान्यवर किसकी सरकार थी? 10 साल तक नॉर्थ ईस्ट के सारे राज्य और यहां पर ये यूपीए की सरकार थी मान्यवर, मगर कुछ नहीं होता था। निवेदन करना, पॉलिटिक्स करना और अंदर अंदर झगड़ा लगाना, यही काम था। नरेंद्र मोदी जी ने नॉर्थ ईस्ट को मन के साथ भारत के साथ जोड़ने का काम किया। ये एक अविश्वास का प्रस्ताव ऐसा है जिसमें प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के प्रति न जनता को अविश्वास है, न सदन को अविश्वास है, और ये विश्वास प्रस्ताव लेकर आए हैं। माननीय अध्यक्ष जी, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य जनता में भ्रांति खड़ी करने का उद्देश्य। मैं उनको इतना ही कहना चाहता हूं कि भाई, अविश्वास प्रस्ताव जब आप लेकर आते हो तो इस पर जो चर्चा होती है, वो चर्चा में सरकार के विरोध में कुछ मुद्दे तो रख देते हैं। मैंने पूरे भाषण ध्यान से सुने, और पूरे भाषण ध्यान से सुनने के बाद मैं निश्चित रूप से निर्णय पर पहुंचा हूं, ये अविश्वास प्रस्ताव केवल और केवल भ्रांति खड़ा करने के लिए लाया गया है। ये प्रजा की इच्छाओं का प्रतिबिंब नहीं। अल्पमत का तो सवाल ही नहीं है। अल्पमत का सवाल इसलिए नहीं है क्योंकि जब तक जो अविश्वास के प्रस्ताव के विरोध में बोले हैं और जो समर्थन सदन का दिखाई पड़ा है, मतदान होगा तब होगा जो कराएंगे तो, परंतु जो समर्थन दिखाई पड़ा है वो बताता है कि अल्पमत का सवाल नहीं है। मोदी जी ने ये 9 साल के अंदर 2014 से 2023 में लगभग 9.5 साल में एक नए प्रकार का राजनीतिक युग का शुरुआत किया है। मान्यवर, लगभग 30 साल से इस देश की राजनीति भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टीकरण के नासूर से ग्रसित रही है। सारे के सारे जनादेश, कोई भी चुनावी विजय पराजय के आंकड़ों के एनालिसिस करने वाले पंडित सारे जय पराजय को देख ले। मोदी जी के 2014 के विजय के पहले सारे जय पराजय या तो भ्रष्टाचार से प्रभावित थे, भ्रष्टाचार किया इसको हटाने के लिए आए, या तो परिवारवाद से प्रभावित थे, परिवारवाद के पीछे जातिवाद का एक अनवरत संतान भी होता है, और तुष्टीकरण से प्रभावित जनादेश थे। भारतीय लोकतंत्र को ये 3 नासूरों ने घेर लिया था। नरेंद्र मोदी जी ने भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टीकरण को हटाकर पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस को तरजीह दी, और आज विकास जनता के फैसलों का निर्णय करता है। मगर फिर भी कहीं कहीं दूर तक भ्रष्टाचार भी बैठा है, बच गया है, परिवारवाद तो दिखाई ही पड़ता है, और तुष्टीकरण की राजनीति भी चलती है। इसलिए मोदी जी ने आज नारा दिया है, भ्रष्टाचार क्विट इंडिया,
परिवारवाद क्विट इंडिया, तुष्टीकरण क्विट। मान्यवर, अगर भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टीकरण एक क्विट इंडिया अगर कर लेते हैं तो इस देश की राजनीति में मोदी जी ने 2014 से एक नए युग की शुरुआत करी है, विकास के युग की। वो हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के कल्पना के भारत की निर्मित 2047 के बहुत साल पहले कर देगी, इसका मुझे पूरा विश्वास है। कि कई बार संकट के समय गठबंधनों और पार्टियों का चरित्र उजागर होता है। यूपीए का चरित्र सत्ता बचाने के लिए भ्रष्टाचार करने का चरित्र है और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का चरित्र सिद्धांतों के लिए राजनीति करने का चरित्र है। मान्यवर, उस वक्त मुझे ठीक याद है, मैं संसद में नहीं था, सदस्य नहीं था, बहुत सारे सीनियर सदस्य होंगे उस वक्त। मान्यवर, एक ही वोट का फर्क था और अंत में गिरधर गोमांग के वोट को हमारे उड़ीसा के पूर्व मुख्यमंत्री उस वक्त मुख्यमंत्री से शपथ ले चुके थे और वोट डालने आए थे। वो वोट को वैलिड गिनना या न गिनना, मगर मान्यवर, आप जिस आसन पर बैठे हो इसकी भी गरिमा का एनडीए ने पालन किया था। हमने कोई दबाव नहीं बनाया, एक वोट हमारे विरुद्ध में गया, हमारी सरकार चली गई। मगर आज मैं फिर से कहना चाहता हूं गौरव गोगाई जी को, मगर जनता है जो सब देखती है, जनता है जो सब जानती है। एक वोट से हमारी सरकार गई, एक वोट से हमारी सरकार जरूर गई, परंतु अंत में क्या हुआ? बहुत बड़े बहुमत के साथ अटल जी फिर से देश के प्रधानमंत्री। अध्यक्ष जी, इस सदन में एक ऐसे नेता है, अरे यार सुनो ना, इस सदन में एक ऐसे नेता है जिनको आज तक 13 बार राजनीति में लॉन्च किया गया है और 13 ही बार फेल गए। उनका एक लॉन्चिंग मैंने देखा है, उनका एक लॉन्चिंग यहां सदन में हुआ था। एक गरीब मां कलावती या ऐसा कुछ नाम, कलावती, बुंदेलखंड की बहन कलावती, उसके घर वो नेता भोजन करने गए और यहीं पीछे बैठकर गरीबी का बड़ा दारुण वर्णन, द्रवित हो जाए ऐसा वर्णन कर दिया। ठीक है भाई, अच्छा किया, आप इतने बड़े व्यक्ति होकर गरीब कलावती के घर पर भोजन पर गए, उसका भोजन कर लिया और इसकी वेदना को यहाँ वाचा दे दी। मगर बाद में इनकी सरकार 6 साल चली। मैं पूछना चाहता हूं वो कलावती का क्या करा? वो कलावती को घर, बिजली, गैस, शौचालय, अनाज, स्वास्थ्य, ये सब देने का काम नरेंद्र मोदी ने। इसलिए जिस कलावती के घर पर आप भोजन पर गए हो, इसी को भी मोदी जी पर अविश्वास नहीं है, वो आज मोदी जी के In politics, everyone has an opinion, but I have the data. Whose stock is rising? Whose graph is falling? Track India's political stock exchange. Unmatched, unmissable data analytics. The only show on News TV where numbers do the talking. India's most credible poll tracker. The Political Stock Exchange with Rahul Gandhi, only on India Today. Days after a war of words broke out between the YSRCP and Pawan Kalyan camp over the funding of the movie Bro, the actor's brother and superstar Chiranjeevi has added fodder to the fire, asking Chief Minister Jagan Reddy's party to focus on governance. You know
వచ్చేలా చూడాలి. అది ప్రత్యేక హోదా గురించి కానివ్వండి, లేకపోతే మనం ఉన్న ప్రాజెక్ట్ లేకపోతే భూమి నిర్మాణం గురించి కానివ్వండి, లేదా పేదవాళ్ళ కడుపు నింపే పథకాలు కానివ్వండి, ఇలాంటి కానివ్వండి, ఉద్యోగ అవకాశాలు కానివ్వండి, ఉపాధి అవకాశాలు కానివ్వండి, ఇలాంటి మనం ఇవ్వగలిగితే కనుక దానికి ఏంటి చూసి దానికోసం ప్రయత్నం చేసే ప్రతి ఒక్కరు మీరు తొలగించవలసి వస్తుంది. అంతే పిచ్చు మీద ఇప్పుడు చెబితే బాగుంటుంది. సినిమా పరిశ్రమలో కూడా చాలామంది పోకోడికి వెళ్ళి మాకు సలహాలు చెబుతున్నారు కదా ప్రభుత్వం ఎలా ఉండాలని. వాళ్ళకు కూడా సలహాలు ఇవ్వచ్చు కదా. మనకెందురా బాబు ఇవన్నీ, మన ఇండస్ట్రీలో డ్యాన్సులు, ఫైట్లు, వీటి గురించి, యాక్షన్ గురించి మనం చూసుకుందామని వాళ్ళకు కూడా సలహా ఇస్తే ఇద్దరికి ఇస్తే బాగుంటుంది కదా. విశ్వప్రసాద్ టీజే గారు ఈ రకంగా బ్లాక్ మనీని వైట్ మనీగా చేసి సినిమాల ద్వారా తీసుకొచ్చి పవన్ కళ్యాణ్కి ప్యాకేజీల రూపంలో ఇచ్చేటటువంటి ఒక కుట్రపూరితమైనటువంటి పరిస్థితులు కూడా కనిపిస్తా ఉన్నాయి. దీని మీద కూడా The YSRCP Minister Ambati Rambabu's comments set off a political storm in Andhra Pradesh with his twin attack on the Janasena chief and the TDP. Seeing red over Chandrababu Naidu's name being dragged into the row, TDP has demanded answers from the YSRCP on the basis of these allegations. Stop making these baseless allegations and stop making such funny comments on movies. Answer our questions, answer about the corruption that is happening in your department in the state of Andhra Pradesh. YSRCP has been levelling corruption allegations repeatedly against Naidu and Kalyan, both of whom have been extremely vocal about their friendship with images repeatedly showing their closeness. This latest attack is sure to heat up the political tussle between CM Jagan and Pawan Kalyan, who have been resorted to personal, below-the-belt comments to target one another. Bureau Report, India Today. Make your media plan smarter with India Today Live TV on your connected devices. Amplify your brand with 100 million smart internet viewers. To advertise, mail us at sales@aajtak.com. Make your media plan smarter with India Today Live TV on your connected devices. Amplify your brand with 100 million smart internet viewers. To advertise, mail us at sales@aajtak.com. स्पीकर सर, सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने मुझे लोकसभा में रीइंस्टेट किया। और पिछली बार जब मैं बोला तो शायद मैंने आपको थोड़ा कष्ट भी पहुंचाया, क्योंकि मैंने इतनी ज़ोरों से अदानी जी पे फोकस किया कि जो आपके
सीनियर नेता हैं, शायद उनको थोड़ा कष्ट हुआ। तो वो जो उनको कष्ट हुआ, हमेशा अडानी पे अभी भी कष्ट हो रहा है। वो जो कष्ट हुआ, अभी भी कष्ट हो रहा है। विषय पे आइए, विषय पे। अभी भी कष्ट हो रहा है। अभी भी कष्ट हो रहा है। ये देखिए, ये सारे नहीं मगर सुनिए तो वो जो कष्ट हुआ, 1 2 3 4 5 उसका असर शायद आप पे भी थोड़ा हुआ। तो इसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूं, मगर मैंने सिर्फ सच्चाई रखी थी। मगर आज जो मेरे बीजेपी के मित्र हैं, आज आपको डरने की जरूरत नहीं है। डरो मत, क्योंकि आज जो मेरा भाषण है, डरो मत, और आप डरो मत। स्पीकर सर, अरे बैठ जाओ। ब्रदर तो आज कोई घबराने की जरूरत नहीं है। आज मैं अपना भाषण, मेन जो भाषण है, वो अदानी जी पे नहीं बोलने जा रहा हूं। आप छोड़िए, तो आप रिलैक्स कर सकते हैं, आप शांत रह सकते हैं, क्योंकि मेरा भाषण आज दूसरी डायरेक्शन में जा रहा है। रूमी ने कहा था जो शब्द दिल से आते हैं, वो शब्द दिल में जाते हैं। तो आज मैं दिमाग से नहीं बोलना चाह रहा हूं, मैं दिल से बोलना चाह रहा हूं। और मैं आज आप लोगों पर इतना आक्रमण नहीं करूंगा। मतलब एक दो गोले जरूर मारूंगा, मगर इतना नहीं मारूंगा। तो आप रिलैक्स कर सकते हैं। डरिए मत। अरे रक्षा मंत्री जी आज संभाल लेंगे हम लोग। पिछले साल 130 दिन के लिए मैं भारत के एक कोने से दूसरे कोने तक गया। हर रोज सुबह 6 बजे से रात 7-8 बजे तक आम आदमी, गरीब, अमीर, बिजनेसमैन, किसान, मजदूर, सबकी आवाज। आ रहा हूं। आप कल से रुके, अब थोड़ा और रुक लो, 5-10 मिनट रुक जाओ। तो ये चलता गया, मैं बात सुनता गया, और फिर मेरे पास एक किसान आया, और किसान ने हाथ में रुई पकड़ी हुई थी, और उसने मुझे कहा, अध्यक्ष महोदय, उसने मुझे कहा, मेरी आंख में देखकर उसने मुझे अपना वो रुई का बंडल दिया,
और उसने कहा, राहुल जी यही बचा है मेरे खेत का, मेरे खेत का यही बचा है और कुछ बचा नहीं है। मैंने उससे जो मैं नॉर्मली सवाल पूछता था, भैया आपको बीमा का पैसा मिला, वो पूछा, बीमा का पैसा मिला, वो पूछा, और किसान ने मेरा हाथ पकड़ा। किसान मुझे कहता है कि नहीं राहुल जी, मुझे बीमा का पैसा नहीं मिला, हिंदुस्तान के बड़े उद्योगपतियों ने वो मुझसे छीन लिया। भारत एक आवाज है, भारत इस देश के सब लोगों की आवाज है, और अगर हम उस आवाज को सुनना चाहते हैं, हमें अहंकार को, नफरत को मिटाना पड़ेगा। स्पीकर सर, कुछ ही दिन पहले मैं मणिपुर गया। हमारे प्रधानमंत्री नहीं गए, आज तक नहीं गए, क्योंकि उनके लिए मणिपुर हिंदुस्तान नहीं है। मैंने मणिपुर शब्द प्रयोग किया, मगर आज की सच्चाई यह है कि मणिपुर नहीं बचा है। मणिपुर को आपने दो भाग में कर दिया है, मणिपुर को आपने बांट दिया है, तोड़ दिया है। मैं मणिपुर में रिलीफ कैंप्स में गया, और मणिपुर के कैंप्स में मैंने महिलाओं से बात की, बच्चों से बात की, जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने आज तक नहीं किया। एक महिला मुझे कहती है, मैंने उनसे पूछा क्या हुआ तुम्हारे साथ, कहती है मेरा छोटा सा बेटा, महिला का सम्मान करें प्लीज, ये देखो ये सम्मान, एक ही बच्चा था मेरा, कोई शर्म कर लो गल, एक ही बच्चा था मेरा, मेरे सामने, मेरे आंखों के सामने उसको गोली मारी है। मैं पूरी रात, आप सोचिए, आप अपने बेटे के बारे में, बेटों के बारे में सोचिए, मैं पूरी रात उसकी लाश के साथ लेटी रही। झूठ नहीं, झूठ आप बोलते हो, झूठ मैं नहीं बोलता हूं। मैं पूरी रात उसकी लाश के साथ लेटी रही, और फिर मुझे डर लगा, मैंने अपना घर छोड़ दिया, जो भी मेरे पास था वो मैंने छोड़ दिया। मैंने उनसे पूछा कुछ तो लाई होगी, कहती है नहीं, सिर्फ मेरे जो कपड़े हैं ये मेरे पास हैं। और फिर इधर उधर ढूंढती है और एक फोटो निकालती है और मुझे कहती है यही मेरे पास अब बची है। एक और उदाहरण, दूसरे कैंप में मैं, एक महिला मेरे सामने आती है, मैं उससे पूछता हूं तुम्हारे साथ क्या हुआ, क्या हुआ तुम्हारे साथ? और जैसे ही मैंने ये सवाल पूछा, जैसे ही मैंने ये सवाल पूछा, आप महिला का दर्द नहीं सुन सकते, महिला का दर्द नहीं सुन सकते, महिला का दर्द सुनने का आपका धैर्य नहीं है, महिला का दर्द नहीं सुन सकते, महिला का दर्द नहीं सुन सकते। जैसे ही मैंने उससे ये सवाल पूछा, बैठो, जैसे सर प्लीज सर, शर्म करिए, जैसे ही
मैंने उससे सवाल पूछा तुम्हारे साथ क्या हुआ, शर्म नहीं है तेरे को? वैसे ही 1 सेकंड में वो कांपने लगी। उसने अपने दिमाग में वो दृश्य देखा और वो बेहोश हो गई। मेरे सामने कांपती हुई बेहोश हो गई। तो ये मैंने आपको सिर्फ 2 उदाहरण दिए हैं। स्पीकर सर, इन्होंने मणिपुर में हिंदुस्तान की हत्या की है। सिर्फ मणिपुर की नहीं, हिंदुस्तान की हत्या की है। इनकी राजनीति ने मणिपुर को नहीं, हिंदुस्तान को मणिपुर में मारा है। हिंदुस्तान को कत्ल किया है, हिंदुस्तान का मर्डर किया है मणिपुर में। अरे 2 भाग के हैं, शर्म करिए जी। माननीय सभी सदस्यों से कहूंगा शांति रखें, प्लीज प्लीज। मणिपुर, हाँ क्या बोल रहे हैं आप? बोलिए। अरे भाई क्या बात है? जो बातें कर सकते हैं, क्या बात करते हैं? इन्होंने राहुल गांधी ने आज सदन में पानी पी रहे हैं भाई। बैठो सर, ये राहुल गांधी ने आज जो बातें कही है इस सदन में, बहुत ही गंभीर बात किया है। मैं उनसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। 60 हजारों लोगों को नॉर्थ ईस्ट में हत्या हुई है। इसका जिम्मेदार कांग्रेस पार्टी है। राहुल गांधी को माफी मांगना चाहिए। राहुल गांधी का कांग्रेस पार्टी 60 साल से ज्यादा इस देश को शासन किया है। नॉर्थ ईस्ट को इन्होंने खत्म किया है। आज नॉर्थ ईस्ट में जितना मिलिटेंसी है ये कांग्रेस पार्टी ने पैदा किया है। क्या बात करते हैं? क्या बात करते हैं? आज नॉर्थ ईस्ट में सारा मिलिटेंट ग्रुप है, सारा कांग्रेस पार्टी की वजह से चला हुआ है। बैक रेवंत, सबको पीछे ले आओ। बैक हाईवे हो गया प्रतापन हो गया। आप भाषण नहीं सुनना चाहते हैं? आप भाषण नहीं सुनना चाहते? प्लीज बैठिए, प्लीज बैठिए, चलिए। ओके, थैंक यू। सबसे बड़ा थैंक यू। एक मिनट बैठिए, एक मिनट प्लीज बैठिए, प्लीज बालूजी, एक मिनट प्लीज बैठिए। माननीय सदस्यगण, नहीं सर, जिस तरीके का व्यवहार आप टेबल पर आकर कर रहे हैं, इस तरीके से सदन नहीं चलेगा। ये तरीका ठीक नहीं है। जब मैंने किसी को कहा है तो कहा है, ऐसा सदन नहीं चलेगा। और भाई के साथ सदन नहीं चलाना चाहते, अलग बात है। अब अपनी बात कहिए, गलत तरीका ये। नो, ऐसा सदन चलने वाला नहीं है।
जो माननीय सदस्य टेबल पर आए उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। प्लीज बैठिए, 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 आप भी बैठिए, आप भी बैठिए। माननीय मंत्री जी, माननीय मंत्री जी, प्लीज बैठिए। भारत माता, प्लीज बैठिए, भारत माता, प्लीज बैठिए। प्लीज ब्रदर, मैं बहुत शांति से सुन रहा हूं। इसका तरीका ये नहीं है उचित हो कि आप टेबल पर आए। नहीं, गलत, गलत तरीका ये। आप जैसे मैंने माननीय सर प्लीज, जैसे मैंने, प्लीज ब्रदर, प्लीज भैया पानी ले, पानी ले। जैसे मैंने भाषण के शुरुआत में बोला, भारत एक आवाज है, भारत हमारी जनता की आवाज है, दिल की आवाज है। उस आवाज की हत्या आपने मणिपुर में की। इसका मतलब भारत माता की हत्या आपने मणिपुर में की। भारत माता को आपने मणिपुर के लोगों के मारा, आपने मणिपुर के लोगों को मारकर भारत की हत्या की है। आप देश द्रोही हो, आप देशभक्त नहीं हो, आप देश प्रेमी नहीं हो, आप देशद्रोही हो। आपने देश की हत्या मणिपुर में की। प्लीज, प्लीज, एक मिनट, प्लीज, प्लीज बैठिए, प्लीज, प्लीज बैठिए। अब सवाल उठता है, आप बैठना चाहते नहीं बैठना चाहते, आप बैठना चाहते नहीं बैठना चाहते, इसीलिए आपके प्रधानमंत्री मणिपुर में नहीं जा सकते हैं, क्योंकि उन्होंने प्लीज देश की हत्या की है। मणिपुर में हिंदुस्तान की हत्या की है, भारत माता की हत्या की है। मणिपुर के लोगों के दिल में। प्लीज एक मिनट बैठिए आप, एक तो सवाल उठता है, एक मिनट बैठिए, एक मिनट। आप भी विराजे, आप भी विराजे, आप भी विराजो, आप भी विराजो। आप बैठिए सही, नहीं बैठिए रहने दो आप, चलो आप बैठिए, बैठिए आप, प्लीज बैठिए आप, प्लीज। आप बोल रहे हैं फिर, आप भारत माता के रखवाले नहीं हो, आप भारत माता के हत्यारे हो। प्लीज माननीय सदस्य, प्लीज, प्लीज माननीय सदस्य, प्लीज, 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 प्लीज। देखिए माननीय सदस्यगण, प्लीज, प्लीज, माननीय सदस्यगण, भारत माँ हमारी माँ है, हमें सदन में बोलते समय संयम बरतना चाहिए। मेरा अपनी माँ की हत्या की बात कर रहा हूँ, मैं मणिपुर में अपनी माँ की हत्या की बात कर रहा हूँ, मैं आदर से बोल रहा हूँ। आपने मेरी माँ की हत्या की मणिपुर में। एक मेरी माँ यहाँ बैठी है, दूसरी माँ को आपने मणिपुर में मारा है। और हर रोज जब तक आप हिंसा को बंद नहीं करोगे, तब तक आप मेरी माँ की हत्या कर रहे हो। हिंदुस्तान की सेना मणिपुर में एक दिन में शांति ला सकती है, हिंदुस्तान की सेना का आप प्रयोग नहीं कर रहे हो, क्योंकि आप हिंदुस्तान को मणिपुर में मारना चाहते हो। तो अगर नरेंद्र मोदी जी हिंदुस्तान की आवाज नहीं सुनते हैं, अगर हिंदुस्तान के दिल की आवाज नहीं सुनते हैं, तो किसकी आवाज सुनते हैं? दो लोगों की आवाज सुनते हैं। इसकी आवाज सुनते हैं, इसकी आवाज सुनते हैं, और इसलिए सुनते हैं। नो, एक गलत तरीका माननीय सदस्य, देख लीजिए अडानी जी के लिए मोदी जी ने क्या काम किया है। देख लीजिए, ये पहले
आप पोस्टर लेकर नहीं आए, गलत तरीका आपका। माननीय सदस्य, आपका गलत तरीका है। आप सीनियर सदस्य हैं, आप इस तरीके का व्यवहार सदन में मत करिए। आप बात करिए, लेकिन इस तरीके से पोस्टर लाना ये उचित नहीं है किसी तरीके से। रावण दो लोगों की सुनता था। रावण दो लोगों की सुनता था, मेघनाथ और कुंभकर्ण। वैसे ही नरेंद्र मोदी दो लोगों की सुनते हैं, अमित शाह और अडानी। भाई और बहनों, लंका को हनुमान ने नहीं जलाया था, लंका को रावण के अहंकार ने जलाया था। प्लीज माननीय सदस्य, आप संयमित बोले। आप ये सदन है, आप तरीके से बोलिए। माननीय राम ने रावण को नहीं मारा था, रावण के अहंकार ने रावण को मारा था। आप पूरे देश में केरोसिन फेंक रहे हो, पूरे देश में आप केरोसिन फेंक रहे हो। आपने मणिपुर में केरोसिन फेंकी और फिर चिंगारी लगा दी। अब आप हरियाणा में कर रहे हो, पूरे देश को आप जलाने में लगे हो। आप पूरे देश में भारत माता की हत्या कर रहे हो। धन्यवाद स्पीकर। हमारी जनता की आवाज है, दिल की आवाज है। उस आवाज की हत्या आपने मणिपुर में की। इसका मतलब भारत माता की हत्या आपने मणिपुर में की। मारा आपने मणिपुर के लोगों को, मारकर भारत की हत्या की है। आप देश द्रोही हो, आप देशभक्त नहीं हो, आप देश प्रेमी नहीं हो, आप देशद्रोही हो। आपने देश की हत्या मणिपुर में की। कांग्रेस पार्टी के एक नेता ने कश्मीर में रेफरेंडम की बात की। अगर हिम्मत है गांधी खानदान में, तो इस सदन में और इस देश को बताए कि कश्मीर को देश से हटाने की साजिश में कांग्रेस के उस नेता का वक्तव्य क्यों है। यू आर नॉट इंडिया बिकॉज यू डिफाइन करप्शन इन इंडिया। यू आर नॉट इंडिया बिकॉज यू डिफाइन इनकॉम्पिटेंस। यू आर नॉट इंडिया। You saw the clothes, you saw the celebrities, you saw the jewelry. Time now for you to see footwear fashion and how to keep it dramatic this season. Here's a look. When it comes to footwear, a lot of drama is now making way. For instance, Freddie Mercury makes a comeback with Theatre XYZ heels. Harrison, Dark Horse, and this is the Theatre XYZ one. My favorite pick from their drama collection. It's got the boss-like appeal to it as well.
Even the Harrison Cloud 9 from the collection is now gender fluid and mainstream. Not just that, boots for all weather are here and they look chic. I'm a sucker for color this monsoon, and the monsoon footwear these days are coming in different colors and different patterns. I'm just loving every bit of it. Right from bubblegum smelling sandals to jelly shoes in all shapes and sizes and colors, monsoon shoes are sure having a moment. And if you have the courage to wear something different, try out these jelly ones from Melissa that are available in every color for different moods. And if you are the classy, safe type, your footwear can still have a lot of drama. These picks from OCD, especially the tap dancing Rebeccas or the dramatic Julies, come in with elegance in its own dramatic twist. It's a beautiful artisanal work of craftsmanship made by artisans of India. And just look at the kind of drama it is adding to my foot. While this season is all about adding drama, remember, wearing a story on your feet is all the 2023 footwear fashion is all about. In New Delhi, Chaiti Narula for India Today. In politics, everyone has an opinion, but I have the data. Whose stock is rising? Whose graph is falling? Track India's political stock exchange. Unmatched, unmissable data analytics. The only show on News TV when numbers do the talking. India's most credible poll tracker. The political stock exchange with Rahul Gandhi only on India Today. Sorry. नमस्ते टमाटर प्रेमियों, 104.8 इश्क एफएम पर आपको चखाना चाहता हूँ आजकल का टमाटरी गीत। ये Shake your body, girl. हो ग्रेवी, बिरयानी, हो चटनी, पाव भाजी, सदमे में अम्मी और अब्बा, 1 किलो टमाटर 200 का था बिल, बजट हिला मेरा रब्बा। टमाटर कैसे लोगे? 200 के किलो हो गए टमाटर। टमाटर कैसे लोगे? 200 के किलो हो गए टमाटर। किलो में ना निकले एक भी ढंग का, मम्मी का दिमाग था सन का। टमाटर जो ना मैं छांट के लाया, मम्मी लगा देगी लंका। टमाटर वाला एक नहीं आ रहा, ऑनलाइन भी चेक कर चुका मैं। मोहल्ले की सारी रेडी पूछ पूछ के मर चुका मैं। नहीं जरूरत बर्गर में टमाटर की, सलाद बन रही खीरा प्याज और गाजर की। एक टमाटर से पूरा दिन तुम चलाओ, 1 हो गई सिस्टर और अम्मा। टमाटर कैसे लोगे? 200 के किलो हो गए टमाटर। Good evening, viewers. Let's take a look at the weather report across the major cities this evening. Thiruvananthapuram is at 30 degrees Celsius with an AQI of 50. Mumbai is at 31 degrees Celsius with an AQI of 49. Panji is at 29 degrees Celsius with an AQI of 45. Ahmedabad is at 32 degrees Celsius with an AQI of 66. Bhopal is at 30 degrees Celsius with an AQI of 33. Jaipur is at 32 degrees Celsius with an AQI of 117. Delhi is at 35 degrees Celsius with an AQI of 124. Srinagar is at 31 degrees Celsius with AQI being 63. Lucknow is at 33 degrees Celsius with an AQI of 100. Patna is at 30 degrees Celsius with an AQI of 68. Kolkata is at 31 degrees with an AQI of 59. Hyderabad is at 31 degrees Celsius with an AQI of 36. Bangalore is at 30 degrees Celsius with an AQI of 27. Chennai is at 33 degrees Celsius with an AQI of 66. This is all we have for you in this segment. Hope wherever you are, you find favorable weather around you. Keep watching India Today for all the weather updates with me AI Sana all through the day.
and welcome. You're watching the news track. I'm Rahul Gandhi. Home Minister Amit Shah delivering a political masterclass during the no confidence motion in Parliament. Did Rahul Gandhi mess up a golden opportunity to try and attack the government? Has he come across weaker and vanquished at the end of day 2 of the no confidence motion? That big political showdown is my top focus on the news track. No trust vote goes nuclear. उस आवाज की हत्या आपने मणिपुर में की। कांग्रेसियों ने बैठकर मां की हत्या के लिए मेज थपथपाई। After Rahul's aggressive offensive, रावण 2 लोगों की सुनता था, मेघनाथ और कुंभकर्ण। वैसे ही नरेंद्र मोदी 2 लोगों की सुनते हैं, अमित शाह और अडानी। and Smriti's furious counter, पहली बार राष्ट्र के इतिहास में भारत मां की हत्या की बात की और कांग्रेस पार्टी यहां पर तालियां बजाती रही। Amit Shah's mega 2-hour rebuttal. इस सदन में एक ऐसे नेता है जिनको आज तक 13 बार राजनीति में लॉन्च किया गया और 13 ही बार फेल गए। Non-stop action on second day. जब हम अपने सपनों को परे करते हैं, तब हमें हिंदुस्तान की आवाज सुनाई देती है। तब तक हिंदुस्तान की आवाज हमें नहीं सुनाई देती। You define incompetence. You are not India. Who won round 2 of no trust vote? Day 2 of the no confidence motion debate saw Home Minister Amit Shah launch a sharp attack on the opposition. Remember, the opposition had moved this no confidence motion primarily to seek the Modi government's response on the Manipur violence. In his 123-minute address, the Home Minister gave a point-by-point status report on the situation in the ground. The Home Minister slammed the opposition for politicizing ethnic violence. Shah also took on Team India, calling the no confidence motion politically motivated. He mocked Rahul Gandhi with a relaunch jibe and slammed the Congress MP's visit to Manipur. मैं विपक्ष की इस बात से सहमत हूं कि वहां पर हिंसा का तांडव हुआ है और इस हिंसा के तांडव से कोई सहमत नहीं हो सकता मान्यवर। हम भी सहमत नहीं हैं, उनसे ज्यादा दुख हमें है मान्यवर, परंतु ये परिस्थिति जन्य है। मैं बताना चाहता हूं, इसी घटनाओं का कोई समर्थन नहीं कर सकता। समाज के नाते हमें शर्म आई, इस प्रकार की घटनाएं वहां हुई है, इससे कोई इनकार नहीं। परंतु ये जो घटना हुई है वो शर्मनाक है। उस घटना पर राजनीति करना इससे भी ज्यादा शर्मनाक है। शर्मनाक वीडियो आया, मैं इसके बारे में भी कहना चाहता हूँ मान्यवर। ये वीडियो 4 मई के दिन की दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। दुनिया में किसी भी जगह पर, किसी भी स्थान पर किसी महिला के साथ, किसी युवा महिला के साथ इस तरह की घटना समाज के नाम पर धब्बा है मान्यवर। इसका कोई समर्थन नहीं कर सकता, ना सदन कर सकता है, ना कोई पॉलिटिकल पार्टी ना कर सकती है, यहाँ की ना वहाँ की। मेरे मन में एक छोटा सा सवाल मेरे मन में तो नहीं आया, कुछ मीडिया के मित्र जो ऊपर बैठे हैं उन्होंने डाल दिया। उन्होंने मुझे पूछा कि अमित भाई ये 4 मई का वीडियो संसद सत्र के 1 दिन पहले ही क्यों आया? अगर किसी के पास वीडियो था तो वीडियो डीजीपी को देना चाहिए या नहीं देना चाहिए माननीय? किसी के पास वीडियो था तो पुलिस तंत्र को देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? उसको सार्वजनिक करना चाहिए क्या? वो महिला के सम्मान की तो सोचो ना जी। इंटेलिजेंस का सवाल नहीं था भाई, वहां उस वक्त इतने हुड़दंग में। एक मिनट इंटेलिजेंस के पास नहीं आया, मगर आपको देना चाहिए था या नहीं देना चाहिए था? आपको देना चाहिए था या नहीं देना चाहिए? हाँ, दादा का काम टीवी में बताने का है। दादा का काम मान्यवर। फिर भी मैं टाइमिंग में ज्यादा नहीं जाना चाहता। सुनिए ना भाई, मैं टाइमिंग में ज्यादा जाना नहीं चाहता मान्यवर। वीडियो किसी के पास भी था, मैं इन पर आरोप नहीं कर रहा हूं,
किसी के पास भी था। अगर उसने डीजीपी को दे दिया होता तो 5 तारीख को ही पकड़ गए होते, क्योंकि जिस दिन वीडियो दिया उसी दिन वीडियो की कॉपी पर से हमने फेस आइडेंटिफिकेशन सॉफ्टवेयर का उपयोग करते हुए सरकारों के डेटा के साथ मिलान करते हुए 9 के 9 लोगों को अरेस्ट कर दिया और वो आज ट्रायल फेस कर रहे हैं जेल में। नरेंद्र मोदी जी ने कोई बड़े बड़े वादे नहीं किए, परंतु नरेंद्र मोदी जी के जहन में गरीबी का डंक भी था, दंश भी था, क्योंकि वो स्वयं गरीब के घर से आकर इस सबसे बड़ी पंचायत में आए थे। इन्होंने गरीब कल्याण के लिए मान्यवर इन्होंने गरीब कल्याण के लिए ढेर सारे मान्यवर सुरेश जी इतने सीनियर मेंबर है, उनको अविश्वास प्रस्ताव का कैरेक्टर मालूम नहीं है। आप जब अविश्वास प्रस्ताव लेकर आते हो तो सरकार के समग्र कामकाज पर क्वेश्चन मार्क करते हो, और क्योंकि ये क्वेश्चन मार्क पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, इसलिए मुझे सरकार के परफॉर्मेंस की चर्चा करनी पड़ेगी। मोदी जी ने ये 9 साल के अंदर 2014 से 2023 में लगभग 9.5 साल में एक नए प्रकार का राजनीतिक युग का शुरुआत किया है। मान्यवर, लगभग 30 साल से इस देश की राजनीति भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टीकरण के नासूर से ग्रसित रही है। सारे के सारे जनादेश, कोई भी चुनावी विजय पराजय के आंकड़ों के एनालिसिस करने वाले पंडित सारे जय पराजय को देख ले। मोदी जी के 2014 के विजय के पहले सारे जय पराजय या तो भ्रष्टाचार से प्रभावित थे, भ्रष्टाचार किया इसको हटाने के लिए आए, या तो परिवारवाद से प्रभावित थे, परिवारवाद के पीछे जातिवाद का एक अनवरत संतान भी होता है, और तुष्टीकरण से प्रभावित जनादेश थे। भारतीय लोकतंत्र को ये 3 नासुरों ने घेर लिया था। नरेंद्र मोदी जी ने भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टीकरण को हटाकर पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस को तरजीह दी, और आज विकास जनता के फैसलों का निर्णय करता है। मगर फिर भी कहीं कहीं दूर तक भ्रष्टाचार भी बैठा है, बच गया है, परिवारवाद तो दिखाई ही पड़ता है, और तुष्टीकरण की राजनीति भी चलती है। इसलिए मोदी जी ने आज नारा दिया है, भ्रष्टाचार क्विट इंडिया, परिवारवाद क्विट इंडिया, तुष्टीकरण क्विट इंडिया। मान्यवर, अगर भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टीकरण एक क्विट इंडिया अगर कर लेते हैं तो इस देश की राजनीति में मोदी जी ने 2014 से एक नए युग की शुरुआत करी है, विकास के युग की। वो हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के कल्पना के भारत की निर्मित 2047 के बहुत साल पहले कर देगी, इसका मुझे पूरा विश्वास है। अध्यक्ष जी, इस सदन में एक ऐसे नेता है, अरे यार सुनो ना, इस सदन में एक ऐसे नेता है जिनको आज तक 13 बार राजनीति में लॉन्च किया गया है और 13 ही बार फेल गए। उनका एक लॉन्चिंग मैंने देखा है, उनका एक लॉन्चिंग यहां सदन में हुआ था। एक गरीब मां कलावती या ऐसा कुछ नाम, कलावती, बुंदेलखंड की बहन कलावती, उसके घर वो नेता भोजन करने गए और यहीं पीछे बैठकर गरीबी का बड़ा दारुण वर्णन, द्रवित हो जाए ऐसा वर्णन कर दिया। ठीक है भाई, अच्छा किया, आप इतने बड़े व्यक्ति होकर गरीब कलावती के घर पर भोजन पर गए, उसका भोजन कर लिया और इसकी वेदना को यहाँ वाचा दे दी। मगर बाद में इनकी सरकार 6 साल चली। मैं पूछना चाहता हूं वो कलावती का क्या करा? वो कलावती को घर, बिजली, गैस, शौचालय, अनाज,
स्वार्थ, ये सब देने का काम नरेंद्र मोदी ने। इसलिए जिस कलावती के घर पर आप भोजन पर गए हो, इसी को भी मोदी जी पर अविश्वास नहीं है, वो आज मोदी जी के साथ खड़ी है। Day 2 of the no trust vote war began with massive suspense around Rahul Gandhi's speech. After hours of will he, won't he, the Congress MP led the opposition's charge, accusing the centre of murdering Bharat Mata in Manipur. Rahul was countered by his Amethi nemesis Smriti Irani. Here are some of the key highlights of that big clash. भारत माता की हत्या आपने मणिपुर में की। आप देश द्रोही हो, आप देशभक्त नहीं हो। मणिपुर पे चर्चा करने के लिए बार बार पार्लियामेंट्री अफेयर्स मंत्री ने गुहार लगाई, बार बार देश के गृह मंत्री ने कहा, हमारे श्रद्धेय राजनाथ जी ने भी कहा कि आप मणिपुर पे सदन पर चर्चा कीजिए, हम चर्चा के लिए तैयार हैं, भागे ये हम नहीं। Day 2 of the no confidence motion debate on Manipur. Congress MP Rahul Gandhi and his long-standing rival from the Amethi constituency, Union Minister Smriti Irani, took center stage. पूरे देश में आप केरोसिन फेंक रहे हो, आपने मणिपुर में केरोसिन फेंकी और फिर चिंगारी लगा दी, अब आप हरियाणा में कर रहे हो, पूरे देश को आप जलाने में लगे हो। जब हम अपने Gandhi led the session as the first speaker on Wednesday. This marked his first address in Parliament after his reinstatement as an MP. Gandhi initiated his speech with a shrewd apology for his previous floor statement, where he mentioned industrialist Gautam Adani. पिछली बार जब मैं बोला तो शायद मैंने आपको थोड़ा कष्ट भी पहुंचाया, क्योंकि मैंने इतनी जोरों से अदानी जी पे फोकस किया कि जो आपके सीनियर नेता हैं शायद उनको थोड़ा कष्ट हुआ, तो वो जो उनको कष्ट हुआ आप पे भी थोड़ा हुआ, तो इसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूं। मगर मैंने सिर्फ सच्चाई रखी थी। मगर आज जो मेरे बीजेपी के मित्र हैं, आज कोई घबराने की जरूरत नहीं है। आज मैं अपना भाषण, मेन जो भाषण है वो अदानी जी पे नहीं बोलने जा रहा हूं। His subsequent salvos on Manipur targeted Prime Minister Narendra Modi, who was not present in the House. हमारे प्रधानमंत्री नहीं गए, आज तक नहीं गए, क्योंकि उनके लिए मणिपुर हिंदुस्तान नहीं है। मैंने मणिपुर शब्द प्रयोग किया, मगर आज की सच्चाई यह है कि मणिपुर नहीं बचा है। मणिपुर को आपने दो भाग में कर दिया है, मणिपुर को आपने बांट दिया है। As Gandhi's critique intensified, slogans resounded from the government benches. भारत माता की हत्या आपने मणिपुर में की। आप देश द्रोही हो, आप देशभक्त नहीं हो। लंका को हनुमान ने नहीं जलाया था, लंका को रावण के अहंकार ने जलाया था। In her retorts, Union Minister Smriti Irani launched a barrage of counter-arguments. She critiqued the opposition alliance's label for India and Rahul Gandhi's family lineage in response to his India murdered in Manipur assertion. जो भारत की हत्या की बात पर कांग्रेस पार्टी ने ताली पीटी आज इस सदन में, इस बात का संकेत पूरे देश को दिया कि मन में गद्दारी किसकी है। You are not India, for India is not corrupt. India believes in merit
and not dynasty. And today, of all the days, people like you need to remember what was told to the British: quit India. Corruption, quit India. Dynasty, quit India. The BJP MP recounted the state of emergency ordered by then Prime Minister Indira Gandhi way back in 1975 and the 1984 Sikh killings. इन्होंने कहा अश्रु बहाए, भ्रमण किया 84 के दौरान में। मुझ जैसे कई लोग देश की राजधानी में थे। एक 45 साल की मां ने कहा सिख दंगों के दौरान कि ना सिर्फ मेरे पति को मारा, ना सिर्फ मुझे गैंगरेप किया, बल्कि मेरे सामने मेरे बेटे पर केरोसिन छिड़ककर उसको आग लगा दी गई। और आज ये भारत की बात करते हैं। Razor-sharp arguments and charged retorts. But the Manipur crisis demands more than just fiery rhetoric. It beckons for earnest resolution and not just a clash of conflicting ideas. Bureau Report, India Today. Did Amit Shah vanquish Rahul Gandhi in this no-confidence motion debate in Parliament? Has Rahul Gandhi's rehabilitation in the Lok Sabha bombed? Has the Congress's effort to pin the government down through this no-confidence motion failed? To talk about this and more, I'm joined on the broadcast by my colleague Rajdeep Sardesai. With us also representing the ruling BJP, Gaurav Bhatia. Dr. Ajay Kumar represents the Congress. Sanjay Jha understands the ins and now the outs of the Congress. Rahul Srivastav is our National Affairs Editor. Rajdeep, I want to come to you first because there's so much uncertainty about whether Rahul would speak. Would he not speak today? Will he speak tomorrow? In the end, after having heard Amit Shah, are you willing to say unquestionably Amit Shah and the BJP is the victor, Rahul Gandhi and the Congress look weak? If I was to look at it purely in terms of what parliamentary debate demands, Amit Shah won the day today. Amit Shah was the star of the show without a doubt because Amit Shah's 2-hour-long speech, mind you. So he had the benefit of being able to expand his arguments for 2 hours. Rahul Gandhi spoke for about 30-35 minutes. Amit Shah's was combative but factual on Manipur. I thought that was the strength of his speech. The one weakness I saw, Rahul, in Amit Shah's speech was he was unwilling to accept any responsibility for the government in Imphal or the failing. But he did accept that there was there no were admission mistakes. of failures. He said that he's very sad about the violence and it's very unfortunate, it's regrettable, and that it's happened, gave it an historical arc. Yes, but what's the role of the Manipur government, which is a BJP-ruled government, of Biren Singh? He defended Biren Singh when the But you don't expect him in Parliament to criticize his own government. Well, you see, He said they accepted all the changes suggested, including sending a new DGP, a new advisor, all of that suggesting that obviously they weren't happy with how Biren Singh was running Manipur at that time. As I said, Amit Shah on the facts of Manipur, the context of Manipur, the history of Manipur, ethnic clashes have taken place here for the longest time, it's a complex state, was very good. He could have perhaps, in my view, been a little more candid in admitting the mistakes that had been made in Imphal without necessarily having to pin the blame on specific individuals. I think that would have elevated the speech at a time when debates in Parliament have become partisan and polarized. But by and large, as I said, he was the star of the show. In contrast, I think Rahul Gandhi, while he showed empathy, for the first 10-12 minutes or 15 minutes spoke about the Bharat Jodo Yatra, which was irrelevant in my view to the no confidence motion, which was an opportunity to pin down the Modi government on specific issues, not just Manipur but beyond that. When he spoke about Manipur, there was empathy, there was anger, even more than empathy, angry Rahul Gandhi. When perhaps but he virtually went and called Prime Minister Modi Ravan. He says Bharat Mata ki hatya hui hai. Those are the kind of things that don't necessarily work well. That's what, as I said, sometimes anger should be replaced by point factual rebuttal, which will bring you gravitas. But he Rahul didn't have Gandhi's speech lacked gravitas. Rahul Gandhi's speech was that of an angry middle-aged man who seems to be angry all the time with what is happening. Angry because he's sitting in the opposition, angry because he doesn't have the chance to tell this government what to do and that they're not listening. No. See, Rahul, you can be angry, but the anger must be followed then by factual, point-by-point attack on the government based on hard facts.
You've got to, you see, you've been talking about jobs, you've been talking about agrarian crisis, you've been claiming that prices have gone out of control. Please give me facts. Show how the poor Or explain what went wrong in Manipur and why, and how after the High Court's order, there were so many things the Biren Singh government did which seemed to favor one community. He didn't get into facts at all. No, but Rahul, my point is a no confidence motion by its very nature need not be only focused on one issue. You can speak about Manipur, but this was your opportunity to take on the Modi government as you do outside Parliament on a variety of issues. My belief is Rahul Gandhi is much better when interacting with common citizens, and you'll see those videos on YouTube. There's a certain naturalness. In Parliament, you've got to come prepared with hard facts. You think he came poorly prepared? I would say that Rahul Gandhi, to my mind, appeared someone who was, yes, less than prepared. This was an opportunity for him to come solidly prepared with hard facts and go for the government on those hard facts. Has he bungled this opportunity? I would say he's bungled this opportunity because I think, in a way, Rahul Gandhi is not going to be judged by what he does in Parliament in a strange sort of way. He's going to be judged now by what he does outside Parliament. I won't use the word bungled, but it's a missed opportunity. No, of course he will be judged by what happens in Parliament. I would say it's a missed opportunity. Because people of India were waiting and watching if there's a change in the man. He comes in, gives the kind of speech that he does. Sanjay Jha, I know what Ajay Kumar and Gaurav Bhatia are going to say, so I want to come to you first. Rajdeep saying it's a missed opportunity, came less than prepared, didn't deliver punches. Amit Shah carried the day. Are you willing to accept that Rahul Gandhi comes across as a political lightweight relative to the kind of political maturity that Amit Shah showed while responding on this no confidence motion? Sanjay Jha. Rahul, I will give you a very quick response in bullet points because everybody needs to be heard. But I must tell you that I'm very disappointed with both Rajdeep and you because this is the problem with the media. You only evaluate politicians by their oratory, by the flamboyance. No, we're discussing the no confidence motion. I'm not discussing the t-shirt that he wore or how fit he is. I'm discussing his debate in the no confidence motion. Rahul, just let me finish. I will make the points for you. I think where you're wrong, and both of you are completely wrong, is in saying that Rahul Gandhi is an angry middle-aged man. I'll tell you why he was angry. Because he cares. You know why you are angry? Because you're bothered by what happened. He went to Manipur. Narendra Modi did not even speak about it for 78 days. And when he did, he spoke for 36 seconds. And I'm telling you on your show, the truth is that if that video had not come out, I think till today there would have been no conversation about Manipur. And that's a fact. Okay. I think I sensed in Rahul today the But that's a fact that, Sanjay Jha, you've just given a fact that Rahul Gandhi should have given. This is exactly what Rahul Gandhi should have said. You've given a hard fact. These are the hard facts that your leader or your ex-leader should be giving in Parliament. That's exactly what I'm saying. Okay, now here is my point. I said give me bullet points. I will finish it off for you in 2 seconds. Amit Shah lied in Parliament. And I'll tell you why. He's one of the biggest liars in Indian politics. Where was he and when did he go to Manipur? You want to know the facts, Rahul? Here it is. The government actually... I object to it, Rahul. Government, 1 minute. I don't care for your objection. Let me speak. Who's Mr. I have Sanjay a fundamental right to speak. Who's Sanjay Jha? I don't have to be interrupted here. No, Here, Rahul, I object to it. Rahul, can I will speak? not allow Rahul, can I a speak? sympathizer of the Congress Rahul, make can I irresponsible statements. Okay, Sanjay Jha, 15 seconds, complete your argument. I want to go to Gaurav Bhatia next, very quickly. The Home Minister of the country. By the way, when did Amit Shah go to not done. Yeah, listen. That's absolutely unacceptable. Can I have Gaurav Bhatia's feeder down because I can't speak when somebody is interrupting me. I think you've made your point, Sanjay Jha. Let me get a word in from the BJP. I'm coming back to you. You've made multiple points. I'm coming back to you in a moment. Sanjay Jha's argument is Gaurav Bhatia. No, one second. Just one by one, because if everybody speaks at the same time, then I'll find it difficult to moderate this debate. Just 1 second. All faders go down. Gaurav Bhatia. Sanjay Jha's argument is the fact that the government is having to explain what happened in Manipur is by itself the victory of Rahul Gandhi and the Congress, because this was a debate they were not willing to have so far, and they've pinned it down on the Home Minister and tomorrow the Prime Minister. They will have to say something of Manipur, which so far they weren't willing to. Gaurav Bhatia. Rahul, I'll come to all that. First of all, I would not go on the leaning of Rajdeep Sardesai. But I surely want to ask you
what makes you choose Ajay Kumar to be there to represent the Congress and then get a Congress sympathizer also and then have one lone BJP spokesperson? Is that right? You tell me. I don't object. Rajdeep spoke first. He gave his view. I respect that. I might not fully agree. But you go to Sanjay Jha after that. He is casting, why I went to Sanjay Jha was because I knew what you and Ajay are going to say. What has he lied about? Okay, one second. Gaurav Bhatia, let's try and stick to the topic, please. My question is, do you think that Rahul Gandhi has come across as being a political rightweight relative to the kind of political attack that Amit Shah was able to mount? Sanjay Jha says the fact that they're having to discuss Manipur itself is a victory for the Congress and for Rahul Gandhi. Gaurav Bhatia. Rahul, please get the voice correction done. It's echoing. So, I'm hearing myself. But now I'll respond. So, Rahul, first of all, let us understand. On one side was Amit Shah ji, who was full of facts, a very direct reply addressing each and every issue that was brought on the floor of the House by various speakers. And he also made a very important point. He said what has happened in Manipur is shameful for everybody. He wasn't politicizing, and he said there should be a united appeal by the ruling party as well as the opposition so that we can give a strong message to every citizen in Manipur that the parliament stands with them at this hour of crisis. On the other hand, let's come to Rahul Gandhi now. Rahul, please get this corrected. There is some problem with my, voice. It's echoing in my ear. Okay. Is it fixed now? Now let's come to Rahul Gandhi. Rahul, if Manipur was such an important issue, I want to ask, did Rahul Gandhi talk about Manipur with facts and numbers? No, he didn't. And how callous and careless he is, Rahul, that he did not even wait to hear the reply of the Honorable Home Minister Amit Shah ji. Is it not expected out of a member of parliament who makes allegations, who uses unparliamentary, uncouth, uncivilized language, like calling the Prime Minister traitor, by calling the Prime Minister Ravan, and then also blowing a flying kiss? After that, he leaves without even hearing the answer. Okay, Ajay Kumar, respond to the points taken up by Gaurav Bhatia. He comes across as a citizen of India, as being immature, as a lightweight. He leaves after speaking, doesn't listen to the Home Minister. He apparently blows a flying kiss. Has this rehabilitation in the parliament of Rahul Gandhi failed? His speech on Manipur didn't have any hard facts and figures. Shameful on your part and Rajdeep's part, the language you use. Can I call you a middle-aged anchor? Rajiv, I can call myself an old man, Rajdeep an old man. Look at the words you guys use on TV. And then you start, is Amit Shah a middle-aged, overweight home minister? Is the Prime Minister a senior citizen? The kind of words you guys come on TV and say, pass on and say that this is... No, first let me... I apologize for using age. Either I complete, sir, you have the decency to listen. I will. Please have the courtesy to listen. Yes. Yeah, I appreciate that. So, Mr. Rahul Kanwal, the middle-aged anchor of a national TV, is that the way you would like to be addressed? So please stop using that kind of words. Shame on you guys for didn't say it, but okay, go on. You want us to address the Prime Minister? No, I will not get involved. Mr. Rahul Kanwal, I again would put it on record. We will continue to address you this way if you don't have a courtesy to extend to I actually didn't say leader of the party and to any people, any person. Hey, one second. You're accusing me. I didn't say it. I used the word middle-aged, for which I'm apologizing. Ajay Kumar Baba, I didn't say it. Why are you getting angry with me? Don't call us, no issues. I'm an old man. I accept that and I apologize for calling Rahul Gandhi middle-aged. Go ahead. I want to place on record that I never said anything of the sort that you accused me of. Lightweight. कौन बोल रहा था? वो मैं बोल रहा था. Lightweight कौन बोल रहा था? वो मैंने पूछा आपसे सवाल. Heavyweight स्मृति ईरानी है. हाँ, तो स्मृति ईरानी heavyweight है क्या? अमित शाह heavyweight है क्या? भाषा पर काबू रखिए सर. दूसरी बात है कि ये नहीं बॉस गौरव जी आपके लिए भी मेरे लिए मैं आपके लिए कभी इस्तेमाल नहीं करता आप भी इस्तेमाल मत कीजिए. दूसरी बात है the speech of Rahul Gandhi was a hit. The problem is the speech of Mr. Rahul Gandhi was a hit
and it touched the nerves of all these guys, and rest of India appreciates because it was a political speech. Mr. Rajdeep Sardesai, when the nation is wanting you and your facts and figures, it is not the issue, it is your addressing from the floor of the parliament the nation. Second point. But it's Mr. not a Gaurav political Bhatia says speech, that it's a he went speech to in parliament. It's meant to be a Where is the Prime parliamentary Minister? speech, sir. What? It's It meant to be a my- speech in can the I- finest traditions of a one sec, democracy one sec. You're delivered not in listening. parliament, not a political Rahul, speech. Rahul, you call me on a debate. One sec. Can I complete, sir? Yes, please do. You didn't hear me. I did. When Mr. Rahul Gandhi was addressing from the floor of the parliament, his audience was the rest of India. His audience was Manipur. You don't get it, I don't mind that. Second issue is, like Sanjay Jha and everybody said, whether the Home Minister lied or not is secondary. Gaurav Bhatia is offended that Mr. Gandhi was not present. The Prime Minister goes for election rally during Parliament sessions. He doesn't seem to be offended. He doesn't seem to have offended that the Prime Minister never went. The most important part is, on flying kiss and this petty lies after lies, Hema Malini herself says that there was nothing like this, but leave that aside. The important part is whether it is the political messaging across India has gone. I have strangers telling us, and I want to tell you, Rajdeep, the facts. One sec, sir. I didn't interrupt you, sir. I want and give me the dignity for 30 seconds. The question is, Gaurav Gogoi gave facts. Neither am I. The whole of Congress party has been giving facts. Has anybody addressed that? 60,000 displaced. I have been to Manipur. I have been speaking on it. Mr. Gandhi rallied the nation to show the mirror. And it was a political speech. The parliament, or the floor of the parliament, was meant not to Rajdeep for a school debate or Oxford debate. Okay, allow me it now, was the to same tell time, that Rahul. what is your, and Just what to did they do? respond. One sec, I'll finish. What did you guys do? You showed Amit Shah, I was counting 12, 13 minutes, like the speaker of the Lok Sabha. Out of Rahul Gandhi, 17 minutes on 17 minutes on Manipur, he shows 70% himself. No, look at it. Please address this question. Gaurav, please answer that. No, so let Gaurav Bhatia respond to this. In parliament, when Rahul Gandhi is speaking, the Lok Sabha cameras typically tend to look at the speaker. They're cutting towards the speaker. They're not really focusing on Rahul Gandhi. There was a calculation done by the Congress when he was speaking on Manipur for 15 minutes 42 seconds. The charge is that for 11 minutes 8 seconds, the cameras were focusing on Om Birla. They were scared. The BJP is so Gaurav scared of Bhatia, them. please. Gaurav Bhatia. You know, it was being said that Rahul Gandhi was the angry young man and he was very, very angry. It is said that you can be very, very angry, Rahul, and yet be very, very wrong. And today Rahul Gandhi quoted Rumi. I am also quoting Rumi. Rumi had said, and I quote, "Sit, be still and listen." Rahul Gandhi couldn't do anything of these three guiding principles that Rumi is talking about, and I'll tell you why. Rahul Gandhi knew that what he has spoken is without any substance. He couldn't speak like a parliamentarian. He couldn't make an appeal that the opposition and the ruling parties should unite and make an appeal for peace and stand together. He just wanted to rush out of the parliament. And while he was doing that, he also blew a kiss. Now remember the 2018. Now, where are images of this kiss? The Congress says he did nothing of the sort. The credibility of the UPA. Where is the case? Okay, Video so I will answer that. Video Now, दिखाओ allow बोलता me है. to complete my point. I wish to answer what Ajoy said. मैं बताता हूँ, अभी आपको proof देता हूँ. So, but allow me to complete my point. It becomes very disturbing. It breaks my chain of thought, and then I cannot effectively answer. Thank you. Now I want to remind you of 2018. No confidence motion was brought. The purpose for no confidence motion being brought in is that people of the country do not have faith. The government doesn't have the numbers. They lost that no confidence motion. By the end of it, Rahul Gandhi was seen winking inside the temple of democracy. 2023 again, they will lose no confidence motion. And the little credibility that Rahul Gandhi had, again, has been demolished completely because of this blowing of No, flight where is? kiss. How do you know he Now blew you a are kiss? asking The me, Congress what is the proof? questioning that, saying Priyanka where's the Chaturvedi. evidence? Yes. I'm answering that. I will never evade. Please hear me out. Priyanka Chaturvedi, whose party is an ally of the Congress, see the PTI ANI bite
of Priyanka Chaturvedi and even the Congress leaders, they have said, वो तो प्यार दे रहे थे, ये लोग प्यार भी नहीं देख सकते हैं. That means there is an admission that he blew a flying kiss. No statement of Rahul Gandhi has also been made after that denying that he did not do so. But more importantly, I want to say, he referred to Prime Minister as Ravan. The only Ravan I know of, and going by the definition of Rahul Gandhi, Ravan here listens to two people, Robert Vadra, who's the Kumbhakaran, and Lady Meghnad, who's Priyanka Vadra Gandhi. Okay. So Rahul Gandhi is the Ravan, because we know all the vices that Ravan had. He is conceited, he lies, he is going against the interest of the country, he divides the country. Rahul Srivastava, you were in Parliament all day long. Who do you think won day two? Who carried the day? Who's come out stronger? Rahul, as a journalist who is well past his middle ages, I would like to say that this, why was everybody there? Why was everybody there? Good one. Everybody was there because there was a no trust motion. A no trust motion because the Prime Minister does not honor the Parliament and the Parliament procedures. And they wanted him to speak on Manipur. These were the three basic templates. Now, at the end of the day, Rahul Gandhi made a speech which was hard-hitting, had hard-hitting elements, which will make perfect political templates in the coming days, like the Chaukidar Chor Hai in the last one, 2018 trust vote. It will be used in political rallies by India, the coalition, Congress cadres. They will all talk about this. It will be seen maybe in the hoardings and posters and other places. But Rahul Gandhi's party moved a trust motion for a parliamentary debate and a parliamentary answer by the Prime Minister on the issue of Manipur. Did the Congress build a debate? Like, I think the only one who actually did was Gaurav Gogoi. Correct. What was needed for a parliamentary debate was Gaurav Gogoi kind of speech, because if you wanted to do a political throw and run, go away from the house, then you could have done it outside also. Then if you are doing this, then you're doing what the Prime Minister is doing. Then two of you are eventually defeating Parliament. What Amit Shah did, he has given a running commentary, a point-by-point rebuttal. Eventually, at the end of the day, Rahul, if you see Amit Shah, he has not taken accountability, but also one political thing happened in the debate. I have, for the first time in the history of Parliament, in 27 years I have covered, I have seen, and Ajay has been there, I heard a minister saying something, a fixed tagline, and a chorus behind it. And the chorus was on two things. Desh ko Vishwas hai. On that, all the BJP MPs were saying it. And then on the Ghotala issue, kiske samay pe hua, UPA ke samay pe hua. So eventually a political attempt had a political reply. Parliament did not win on this day. No, but let Ajay Kumar respond to this, because you're accepting the fact that this is a political speech. It's meant to be a parliamentary speech. This is a parliamentary debate following parliamentary procedures, parliamentary guidelines. If you want to make a political speech, do it in an election context. Don't do it in Parliament. It just seems to suggest that Rahul Gandhi can't tell a political speech from a parliamentary speech. Gaurav Gogoi did that. That's what Rahul Gandhi should have done. So let me answer. First of all, the Home Minister, which everybody's, at least you and Rajdeep are going gaga about, had lied. You know, this is the Kalavati's video. Look at it. Please tell through your channels, and you can see it. It's on Srinivas's account. She got 3 lakh rupees from Mr. Gandhi. She got support, everything, and that's Kalavati actually saying it. So you have a liar Home Minister who lies, and please check it, verified. Rajdeep ji, Rahul ji, please kindly do it, because I'll be really appreciative when you say that the Home Minister is a liar. And it is a national TV. I'm telling you, please, you can you can hold me responsible if it is a fake thing. It's on the official handle. So no, one sec. Let me complete, sir. Let me complete. Gaurav, I didn't interrupt you, so let me complete. Second issue is when on language, when Gaurav is talking about language, Congress ka vidwa, Jersey cow, 50 crore ke girlfriend, all this word our Prime Minister says, tab unke bhasha badal madhur hai, dripping honey. What kind of statements you make, sir? You're saying you're offended. This is our Prime Minister speaking. Yours and our Prime Minister who uses the words which are totally unparliamentary. The third point, and I want to tell you,
Our Prime Minister has never one second. On the floor of the House, so yaar, kahin par bhi maa behan ka gali de do bahar. This is the height, Gaurav. On the floor, you can abuse everybody else outside. Oh, by the floor of the House, you should use good words. No, I think, Mr. Rahul, this Smriti is very doing? unfair. And I don't want to comment on Smriti. One sec, Gaurav ji, I didn't interrupt you. Don't interrupt me. I wish to reply. I didn't interrupt you. Hey, listen, man. Mr. No, you Bhatia, can't I be didn't going on interrupt you. and on Please and don't on. You interrupt got to me. make your I points always quick. extend the. And I need to respond. Rahul, I request. Okay, one by one, And this please. is not a fighting match. Let Ajay Kumar complete his argument in 20 seconds. Gaurav Bhatia, straight her down just for 20 seconds. Last point, Ajay Kumar, very quickly, please. I will interrupt. Hey, listen, very Mr. quickly. Bhatia. Yeah, okay. The other, the issue, the important point is what we have continuously said. The Parliament hid the Mr. Adani's footprints in the present time. They removed that photos. The question again which the country is asking is, why didn't the Prime Minister go? Why didn't the Prime Minister speak? And why is he spreading hatred, whether it is Haryana? This Gaurav is Bhatia, Bharat Jalao the Prime Minister, and they are kerosene and match distributors. Will he, the question is, after the tempo has been raised in the manner that it has by Amit Shah, he's responded to everything. Where does that leave the Prime Minister and what he says tomorrow? Point number 2, the argument made by Rahul Gandhi that you've kind of put fuel across the country, which is why when there's a Chingari, there's a massive fire. It's happened in Manipur, it's happening in Haryana. That's the political message. For what it's worth, he's trying to send. You, of course, will dismiss it. Those who like Rahul Gandhi and what they're talking about will try and accept it. But that argument about India being burnt and Manipur being divided, respond to that. Gaurav. First of all, Rahul, I strongly object to the point that they're calling the Home Minister a liar. And I must say that they've not even heard the speech of the Home Minister. The Home Minister very categorically said that Rahul Gandhi spoke about Kalavati and she has benefited by the schemes that have been sponsored by the central government of Shri Narendra Modi ji, like getting a house, like a gas connection. So he's not lying. That can be verified. The point is Rahul Gandhi and the UPA government did nothing to elevate the standing of Kalavati and her family. Second, Rahul just mentioned that during the earlier election, Chaukidar Chor Hai Jaib also became an election issue. What happened after that? Did Rahul Gandhi not apologize before the Honorable Supreme Court? He had to apologize. And the result was NDA got more than 350 seats. BJP got 303 seats. Just like today's speech of Rahul Gandhi will not add to the tally of Congress or INDIA, Amit Shah's speech has ensured that he answered every concern raised by the opposition. Plus, he also highlighted how Narendra Modi ji's government in the last 9 years has delivered and has ensured dignity and empowerment for every citizen of India. My third point is, let us not forget that Rule 176 allowed a discussion for 2.5 hours. And now it seems that for a speaker like Rahul Gandhi, even 10 minutes were more than enough. Because it was not his intention to highlight the Manipur issue. He spoke more about himself and his own understanding of India, where he even went to the extent of hurting every citizen. And he said, and if I remember correctly, he said, murder of Bharat Mata. Bharat Mata cannot be murdered. Bharat Mata is I'll strong respond to that, enough. Sanjay Jha. Even Smriti Irani raised this issue. No one is willing to accept that Bharat Mata has been murdered. And he has these abstract ideas. India ek awaaz hai. In an earlier avatar, he said India is a beehive. This India ek awaaz hai, is not. It's just something which common people find very difficult to understand. Bharat ek awaaz hai. India is a beehive. Bharat Mata has been murdered. Most people out in the street, the common voter, doesn't get it. You ask them, has Bharat Mata been murdered? 90% people will say, no, absolutely not. Rahul, I just want to make 2 points here. I'm very, very happy that Rahul Gandhi, the Congress and the India Alliance is going to get Mr. Narendra Modi to speak on Manipur. The bar for Indian democracy has become so low. No, who is he? That you I have want to such know, kind Rahul. of an ethnic violence Why going on in Manipur. two persons supporting and the for the Congress? Prime Minister to speak is Why a matter that has two to be persons repeated. supporting the What a Congress? shame.
I think Who's the he? opposition. Who's he? the He's not a opposition is political aware analyst, first, that is Rahul. going to Gaurav lose the Bhatia, vote. it's really He's my not a prerogative political to bring analyst. people He's a in. Just one sympathizer second. of the Allow Congress him to party. speak. He's here as a political No, analyst. it's fine, but I have my right to question it. You can question it. I Yes, most have the certainly. right to question it. Yes, When you he's can question it. masquerading as Yes. a political analyst, and we all know his association with the Congress party. You cannot take away my right to question You can your panel question him. selection. Okay, you've questioned him. Now let him Yes. speak. 10 seconds. Conclude, please. I want to He is understand. not a political analyst. He's a former He is congressman. a Congress sympathizer. Please write that, and I will have no problem. Right? He is a Congress former leader. There's doubt about it. And then give me time to respond to him. Okay, I'm out of time, so we'll have to make this quick. Yeah. Rahul, here are 2 points. The Supreme Court pulled up No, the he Prime can't Minister make it by saying, because I'll be stop the interrupting him. whataboutery. I Number will be two, reminding the you, Rahul, Punjab and that Haryana don't High Court apply. said yesterday, are we headed for ethnic cleansing? This is happening for the first time in our parliamentary and our political history. Ethnic cleansing has been used by the courts, and the Supreme Court has to tell the Prime Minister, cut out the whataboutery. We are talking about a serious issue here. This is not about Congress or India. This is about the women of India. This is about a democracy. Okay, Gaurav Bhatia, 20 seconds. Respond to the charge. A, the High Court's observations, the manner in which those illegal constructions were being removed, seeming partisan, calling a halt to it. Secondly, ethnic cleansing. Now, these are very, very serious issues. Rahul Gandhi is raising and demanding that the Prime Minister answer. This will be the final response. Gaurav Bhatia, quickly, please. The best is yet to come, and the Prime Minister will address from the floor of the House, and these people will have no response left. And I can tell you one thing, if there is one butcherer of our democracy, it is the Gandhi Parivar. Smriti Irani ji spoke about the 1984 riots. Bada ped girta hai to dharti hilti hai. And they also tried to scuttle the democracy when emergency was imposed. These people will question us. At least we have a sincere Home Minister who's trying to give the facts, and he is told that the need of the hour is to stand together as one united India, and we will ensure that Manipur progresses and there is peace. Okay, I'll leave it over there. You've heard Rahul Gandhi in the morning, you heard Amit Shah in the evening, and everything that came in between. Prime Minister Modi will give his concluding address tomorrow. I don't wish to take sides. I think both leaders made their pitches. People of India will decide who they think carried the day, who's winning this argument. Ultimately, it's about politics, it's about what happens in the next elections. That is what is at stake. We'll track this election and this no confidence motion closely. I'm slipping into a break. I'll have more for you when we come back on the other side. Stay with us. Back in a moment. Communal flashpoint at Delhi's doorstep. Amidst the flames and rioting, India Today reporters fearless on the ground. Stone pelting was so aggressive from the both sides. Entire market in the area has been shut right now. Attacked the cyber police station of Noor. Facts, questions, What resulted in the communal clashes? and first-hand reports. 100% accuracy amidst the blaze. We track the face of every story. India Today. India United.
forecast now. Delhi, maximum 39 and minimum 28 degrees. Mumbai, maximum 29 and minimum 27 degrees. Kolkata, maximum 33 and minimum 26 degrees. Bangalore, maximum 30 and minimum 24 degrees. Chennai, maximum 33 and minimum 28 degrees. Hyderabad, maximum 30 and minimum 23 degrees. In politics, everyone has an opinion, but I have the data. Whose stock is rising? Whose graph is falling? Track India's political stock exchange. Unmatched, unmissable data analytics. The only show on News TV when numbers do the talking. India's most credible poll tracker. The Political Stock Exchange with Rahul Gandhi only on India Today. It's a full-blown war between Team India and the NDA. On the 81st anniversary of the Quit India movement comes Prime Minister Modi's scathing attack on the opposition bloc India, recalling the movement by Mahatma Gandhi and launching a new war cry. Prime Minister Modi asserted that the whole of India wants to ask the India alliance to quit India. In a jibe, he said, and I quote, corruption, quit India, dynasty, quit India, appeasement, quit India. His salvo comes at a time when the opposition has been showcasing a united front against the NDA. This is where we wrap up the news track tonight. For your time and your trust, thank you very much. We look forward to seeing you on day 3 of the No Confidence motion, the grand finale in this mega political battle. Employee addition has dropped a combined 135% at TCS, Wipro and HCL Tech. This means where the companies had added 31,000 employees this quarter last year, this year they've seen a fall of nearly 11,000 employees. This is in line with the muted financial numbers shared by these companies. Akanksha Chaturvedi gets us a deep dive into this trend. A closer look. Akanksha? That is right, Abha. Hiring across major Indian IT companies has dampened in Q1 FY24 as compared to the year-ago quarter. If we take a close look at the numbers, we see that TCS only added around 500 people to the company in Q1 FY24, while this number was over 28 times bigger last year. TCS added over 14,000 employees in Q1 FY23. At Wipro, this trend seems to have worsened. In Q1 FY24, Wipro's headcount actually reduced by around 8,000 employees, while in Q1 FY23, they had added over 15,000 people to the organization. HCL Tech was also in line with this trend. The company's headcount went down by over 2,500 people in Q1 FY24, whereas they had added around 2,100 people in the year-ago quarter. This slowdown is in line with the broader slowdown in the industry, which is caused by the cutbacks in IT and discretionary spending across the world.
Weather forecast now. Delhi, maximum 39 and minimum 28 degrees. Mumbai, maximum 29 and minimum 27 degrees. Kolkata, maximum 33 and minimum 26 degrees. Bangalore, maximum 30 and minimum 24 degrees. Chennai, maximum 33 and minimum 28 degrees. Hyderabad, maximum 30 and minimum 23 degrees. In politics, everyone has an opinion, but I have the data. Whose stock is rising? Whose graph is falling? Track India's political stock exchange. Unmatched, unmissable data analytics. The only show on News TV where numbers do the talking. India's most credible poll tracker. The Political Stock Exchange with Rahul Gandhi only on India Today. सॉरी। नमस्ते टमाटर प्रेमियों, 104.8 इश्क एफएम पर आपको चखाना चाहता हूँ आजकल का टमाटरी गीत। ये Shake your body, girl. हो ग्रेवी, बिरयानी, हो चटनी, पाव भाजी, सदमे में अम्मी और अब्बा, 1 किलो टमाटर 200 का था बिल, बजट हिला मेरा रब्बा। टमाटर कैसे लोगे? 200 के किलो हो गए टमाटर। टमाटर कैसे लोगे? 200 के किलो हो गए टमाटर। किलो में ना निकले एक भी ढंग का, मम्मी का दिमाग था सन का। टमाटर जो ना मैं छांट के लाया, मम्मी लगा देगी लंका। टमाटर वाला एक नहीं आ रहा, ऑनलाइन भी चेक कर चुका मैं। मोहल्ले की सारी रेडी पूछ पूछ के मर चुका मैं। नहीं जरूरत बर्गर में टमाटर की, सलाद बन रही खीरा प्याज और गाजर की। एक टमाटर से पूरा दिन तुम चलाओ, 1 हो गई सिस्टर और अम्मा। टमाटर कैसे लोगे? 200 के किलो हो गए टमाटर। Good evening, viewers. Let's take a look at the weather report across the major cities this evening. Thiruvananthapuram is at 30 degrees Celsius with an AQI of 50. Mumbai is at 31 degrees Celsius with an AQI of 49. Panji is at 29 degrees Celsius with an AQI of 45. Ahmedabad is at 32 degrees Celsius with an AQI of 66. Bhopal is at 30 degrees Celsius with an AQI of 33. Jaipur is at 32 degrees Celsius with an AQI of 117. Delhi is at 35 degrees Celsius with an AQI of 124. Srinagar is at 31 degrees Celsius with AQI being 63. Lucknow is at 33 degrees Celsius with an AQI of 100. Patna is at 30 degrees Celsius with an AQI of 68. Kolkata is at 31 degrees with an AQI of 59. Hyderabad is at 31 degrees Celsius with an AQI of 36. Bangalore is at 30 degrees Celsius with an AQI of 27. Chennai is at 33 degrees Celsius with an AQI of 66. This is all we have for you in this segment. Hope wherever you are, you find favorable weather around you. Keep watching India Today for all the weather updates with me AI Sana all through the day. Good evening, hello and welcome. You're with the news today, your primetime destination news, newsmakers, talking points. Wednesday night, it was the battle of the heavyweights in Parliament. Home Minister Amit Shah, Congress leader Rahul Gandhi, who won round 2 of the vote of no confidence. We'll dissect both their speeches very closely. You're with the news today. The fierce face-off over Manipur coming up, the countdown to 2024. Let's tell you right at the top then, where we stand, first with the 9 headlines at 9.
Home Minister Amit Shah gives a detailed status report over Manipur violence on day 2 of the no trust debate, but refuses to accept central government accountability, backs Manipur Chief Minister Biren Singh, calls the no confidence motion politically motivated, targets the Congress. Rahul Gandhi takes on the Modi government in Parliament, says Bharat Mata was murdered in Manipur. Union Minister Smriti Irani fires back with a dynast and corrupt attack. Rahul Gandhi's alleged flying kiss in the House also triggers a row. BJP women MPs accuse him of indecent behavior. Congress rebuts, says Rahul Gandhi was only replying to BJP MPs mocking him. AAP MP Raghav Chadda faces a privilege motion. 4 MPs accuse him of proposing their name for the Delhi Services House panel without their consent. Rajya Sabha passes personal data protection bill after opposition walks out over Manipur issue. The law that protects personal information of citizens' duty dilutes the Right to Information Act. Kerala Assembly unanimously adopts resolution to rename the state. CM Pinarayi Vijayan urges centre to rename God's own country to Keralam in all languages. Chandrayaan-3 reaches even closer to the moon's surface after a successful maneuver. Next operation scheduled for 14th August. ICC formally announces changes to the ODI World Cup fixtures. India versus Pakistan clash now confirmed in Ahmedabad for October 14. Changes made to a total of 9 games. 41 migrants have died in a shipwreck of the Italian island of Lampedusa. The asylum seekers were killed while en route to Italy from Tunisia. But let's start with the big face-off that took place in Parliament. It was day 2 of the no confidence motion and it was a battle of political heavyweights. Amit Shah, Union Home Minister, spoke for 2 hours defending the government on Manipur and targeting the opposition whom he accused of having failed to handle the situation in the northeast in the past. Rahul Gandhi led the charge from the Congress, where he claimed that Bharat Mata had been murdered in Manipur. What really were the two sides battling about? Before we go into our face-off, where we'll be joined by special political guests, let's take a look at just what the 2 main speakers from either side had to say on day 2 of the no confidence motion in Parliament. 1993 में श्री पीवी नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री थे, राजकुमार दोरेंद्र सिंह कांग्रेस के नेता मुख्यमंत्री थे और नागा कुकी संघर्ष हुआ। नागा कुकी भी नस्लीय हिंसा थी मंजूर और उस वक्त 750 लोग मारे गए, 200 लोग घायल हुए, 45,000 लोग शरणार्थी थे और 1.5 साल तक ये हिंसा अविरत रूप से चलती रही। अब ये कहते हैं प्रधानमंत्री जी क्यों नहीं बोले? भाई 700 लोग मारे गए थे, 200 लोग घायल हुए, 45,000 लोग शरणार्थी बने। आपको मालूम है जवाब किसने दिया? मान्यवर, इनको मालूम है जवाब किसने दिया? MOS राजेश पायलट ने। बाद में 2004 में मनमोहन सिंह जी थे, इबोबी सिंह जी थे, लगभग 1700 लोगों के एनकाउंटर हुए, 1700 लोग एक तरफा वर्दी से। ऐसा वहां मानते, मैं नहीं मानता, मैं तो व्यवस्था में विश्वास रखने वाला हूं। वहां लोग मानते वर्दी से की हुई नस्ली हिंसा थी। 1700 सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया, ढेर सारी SITयां बनी, मगर किसने जवाब दिया? कोई नहीं, एक चर्चा नहीं, ना MOS ना मिनिस्टर। अब मुझे बताइए भाई, चिदम्बरम साहब थे और वहाँ राज्यसभा में मेरा हिसाब मांगते थे, मुझे बोलने नहीं देते। मैं आपके माध्यम से देश की जनता को कहना चाहता हूँ, ये परिस्थिति जन्य नस्लीय हिंसा है, इसको राजनीति का मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। और मान्यवर 3, 4, 5 मैं पूरे देश को बताना चाहता हूँ, इस देश के प्रधानमंत्री ने रात को 4 बजे भी मुझे फोन किया है और दूसरे दिन 6:30 बजे मुझे फोन से उठाया भी इस देश के प्रधानमंत्री ने। और ये कह रहे हैं मोदी जी ध्यान नहीं रखते।
हिंसा धीरे धीरे कम हो रही है। हम हिंसा में की आग में तेल डालने का काम न करें। हम तेल न डालें। तेल कैसे डाला जाता है मैं बताता हूँ। श्री राहुल गांधी जी यहाँ से वहाँ मुलाकात करने, मैं बड़ा स्वागत करता हूँ। संवेदना है, मणिपुर की चिंता है। गए एयरपोर्ट पर उतरे, उन्होंने कहा कि भाई हमें चूड़ा चांदपुर जाना है। ठीक है भाई, अगले दिन जाने वाले थे, पहले दिन कहा कोई बात नहीं, चाहिए आप जरूर जाना चाहिए। हमने कहा हेलीकॉप्टर से चले जाइए, कि नहीं मैं रोड से जाऊँगा। पुलिस ने रोकना पड़ा। फिर 3 घंटे तक ऑल इंडिया लाइव कराकर ये नाटक देश को दिखाया और फिर 4 बजे दूसरे दिन हेलीकॉप्टर से चले गए। भाई हेलीकॉप्टर से चले जाते तो क्या आपत्ति थी, हमने सुरक्षा की पूरी व्यवस्था की थी, परंतु इस प्रकार की काम करने के लिए वहाँ जाना, इसको पॉलिटिक्स कहते हैं गौरव जी। शर्मनाक वीडियो आया, मैं इसके बारे में भी कहना चाहता हूँ। मान्यवर, ये वीडियो 4 मई के दिन की दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। दुनिया में किसी भी जगह पर, किसी भी स्थान पर किसी महिला के साथ, किसी युवा महिला के साथ इस तरह की घटना समाज के नाम पर धब्बा है। मान्यवर, इसका कोई समर्थन नहीं कर सकता। 4 मई का वीडियो संसद सत्र के 1 दिन पहले ही क्यों आया? अगर किसी के पास वीडियो था तो वीडियो डीजीपी को देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? मान्यवर, किसी के पास वीडियो था तो पुलिस तंत्र को देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? उसको सार्वजनिक करना चाहिए क्या?